हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विक्रम अग्रवाल आपका डी लाइफ डिजिटल एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, मेरी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार। जैसे आपको पता है कि आज हम आईटीआई थ्योरी के अंदर पढ़ने वाले हैं सीरीज एसी सर्किट। इसके बारे में पहले से मैं वैसे बता चुका हूं। जैसे आपको मैंने 3 सर्किट बताए थे, कौन कौन से? प्योर रजिस्टिव शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ, प्योर इंडक्टिव शुद्ध प्रेरकीय परिपथ और प्योर कैपेसिटेंस शुद्ध संधारित्रीय परिपथ। तो उनसे रिलेटेड है, बस इसके अंदर टाइम कांस्टेंट और जेड का थोड़ा सा अंतर आता है। तो हम ज्यादा समय इंतजार ना करते हुए चलते हैं क्लास में। आप भी जल्दी से एनर्जी के साथ जुड़ जाइए। तो बच्चों, इसके अंदर देखिए, जो हमारा है आज का टॉपिक वो है सीरीज एसी सर्किट। कौन सा टॉपिक है? सीरीज एसी सर्किट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो थोड़ा सा आप ईमानदारी से पढ़िए इसको, ठीक है ना। देखिए, सीरीज एसी सर्किट को बोलते हैं श्रेणी एसी परिपथ। तो बच्चों, प्रतिरोधक, प्रेरक और संधारित्र मतलब आर, एल और सी को श्रेणी क्रम में लगाकर एसी परिपथ बनाए जाते हैं। तो बच्चों, इन तीनों से, किससे? आर से, एल से और सी से। इनको जब हम श्रेणी में लगाते हैं, पहले मान लो आर और एल को श्रेणी में लगाता हूं तो मेरा आर एल सर्किट बन जाएगा। फिर मैं आर और सी को लगाऊंगा तो मेरा कौन सा सर्किट बन जाएगा? आरसी सर्किट बन जाएगा, मतलब श्रेणी परिपथ। और जब मैं तीनों को लगाऊंगा तो आरएलसी परिपथ बन जाएगा। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि प्रतिरोधक, प्रेरक और संधारित्र को श्रेणी क्रम में लगाकर एसी परिपथ बनाए जाते हैं। निष्क्रिय अवयवों को श्रेणी क्रम में निम्न प्रकार संयोजित किए जाते हैं। एक होता है बच्चों सक्रिय अवयव, एक होता है अक्रिय अवयव, जिसको निष्क्रिय अवयव बोलते हैं। तो बच्चों, आपको पता है कि सक्रिय जो होता है वो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। वे एलिमेंट जो परिपथ में लगातार शक्ति प्रदान करते हैं, मतलब उन्हें किसी बाहरी स्रोत की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे वोल्टेज स्रोत हुआ, धारा स्रोत हुआ। और निष्क्रिय अवयव या अक्रिय अवयव वे अवयव होते हैं जो शक्ति की खपत करते हैं। अब बच्चों, आप कहोगे कि सर एल और सी, इंडक्टर और कैपेसिटर कौन से अवयव हैं? तो बच्चों, निष्क्रिय अवयव है, अक्रिय अवयव है। क्यों? क्योंकि इनको पहले खुद को आवेशित होने के लिए इनको बाहरी सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसे बोला जाता है निष्क्रिय अवयव। तो श्रेणी आरएल परिपथ हम पहले पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा परिपथ? श्रेणी आरएल परिपथ। तो बच्चों, श्रेणी आरएल परिपथ में हम क्या पढ़ेंगे वो देख लीजिए। तो मैंने यहां पर आर और एल को, क्योंकि जब हम श्रेणी आरएल परिपथ पढ़ रहे हैं तो हम श्रेणी में किसको जोड़ेंगे? आर और एल को, तो आरएल परिपथ हो जाएगा। तो बच्चों, आर की जो वोल्टेज होगी वो कौन सी होगी? वीआर। और एल की जो वोल्टेज होगी वो कौन सी होगी? वीएल। और आर और एल को जब हमने सप्लाई के श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया तो ये कौन सा परिपथ कहलाएगा? श्रेणी आरएल परिपथ। समझ में आ रही है बात? तो आर और एल को जब सप्लाई के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो आपका कौन सा परिपथ बन जाता है बच्चे? सीरीज आरएल सर्किट। तो ये इसका सर्किट डायग्राम है। अब इसका मैं वेक्टर डायग्राम अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो बच्चों, थोड़ा सा समझने की कोशिश आप भी करना, ठीक है ना। ये देखिए, ये आपका VL जो है वो बच्चे किसका वोल्टेज है? इंडक्टर का वोल्टेज है, प्रेरकता का। तो ये इंडक्टर का वोल्टेज है VL, और ये बच्चे किसका वोल्टेज है? प्रतिरोध का, VR, है ना। और आपको पता है कि R जो होता है इसका I और V दोनों फेज में होता है, इन फेज होता है, इसलिए इसका शक्ति गुणांक क्या होता है? इकाई। तो बच्चों, मैंने क्या लिखा? VR/I, कि ये प्रतिरोध का वोल्टेज भी है और धारा भी है, दोनों फेज में होती है ना प्रतिरोध की। और ये क्या है बच्चों? इंडक्टर की वोल्टेज। और ये किसकी वोल्टेज? प्रतिरोध की वोल्टेज। जब इन दोनों का मैं रिजल्टेंट वेक्टर निकालूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगी मेरे बच्चे? सप्लाई वोल्टेज V, है ना। तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ गया? सप्लाई वोल्टेज V। तो यहां से अगर मैं अब इसकी डेरिवेशन लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो रिजल्टेंट किसका आ जाएगा? आर का आ जाएगा ना, इसका V का। तो यहां पर देखिए आप, इसका मैंने एक डायग्राम ये बनाया है आपका एक्सप्रेशन, V² बराबर VR² प्लस VL², या मैं कह सकता हूं यहां से V
बराबर रिजल्टेंट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। ये देखिए यहां से ये रिजल्टेंट जो है v वो मेरा क्या हो जाएगा वी आर स्क्वायर और प्लस में वी एल स्क्वायर। यही तो बनेगा इसका रिजल्टेंट वी एल का और वी आर का। तो वी आपका क्या आ जाएगा सप्लाई। अब देखिए बच्चे इस परिपथ में प्रतिरोधक R और प्रेरक L श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। यह मैंने आपको बताया है। R परिपथ में जुड़े प्रतिरोधक तथा प्रेरक एवं संयोजक तारों के प्रतिरोध को दर्शाता है। तो ये तो बच्चों पता ही है, जो R है वो प्रतिरोध में जुड़े क्या दिखाता है, प्रतिरोधक और प्रेरक के तारों को। तो इस परिपथ में विद्युत धारा के वोल्टेज से पश्चगामी कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है तथा शक्ति गुणांक कोस फाई का मान परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। बच्चों कोस फाई जो होता है ना वो होता है R बाई जेड। तो ये हम सीधी सी बात कह सकते हैं कि प्रतिरोध पर निर्भर करता है, क्योंकि आपको पता है जितना प्रतिरोध ज्यादा होगा उतना गुणांक कम होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों यहां से Z भी अगर देखें ना तो उसमें भी प्रतिरोध है। Z क्या होता है इंपीडेंस, इंपीडेंस का मात्रा क्या होता है ओम। तो बच्चों साफ साफ R पर यह डिपेंड करता है। समझ रहे हो बात को? तो VR है वो वोल्टेज ड्रॉप है किसका, प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप। VL है वो आपको पता है प्रेरक L पर वोल्टेज ड्रॉप है। तो दर्शाए गए परिपथ को दी गई वोल्टेज V, VR और VL के सादिश योग के बराबर होगी। तो V स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। वो तो मैं आपको अभी बता ही चुका हूं कि इसका जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर। इसका जो रिजल्टेंट होगा वेक्टर सम बोल सकते हैं। तो वहां से हमारा क्या निकल जाएगा सप्लाई वोल्टेज। तो सप्लाई वोल्टेज हमारी कितनी आ गई, ये देखिए V स्क्वायर। अब बच्चों एक बात बताओ V बराबर क्या होता है IR, ठीक है। अगर मैं यहां पर VR का निकाल रहा हूं तो बच्चों आपको पता है यहां पर VR का निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा I इंटू आर तो हो ही होगा। VR का तो IR लिख दोगे, परंतु VL का क्या लिखोगे, VL का। तो VL का I तो देखो I रहेगा, श्रेणी में धारा समान रहती है, परंतु VL के अंदर बच्चे एक्सल आ जाता है। क्या आ जाता है एक्सल। तो एक्सल इसका रिएक्टेंस होता है, VL का रिएक्टेंस एक्सल और VC का रिएक्टेंस XC। तो बच्चे जैसे DC में परिपथ में प्रतिरोध होता है AC में भी प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध को हम R से प्रदर्शित करते हैं, परंतु L जहां पर आ जाता है ना L इंडक्टर, उसके लिए रिएक्टेंस XL होती है और जो C आ जाता है उसके लिए रिएक्टेंस होती है XC। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो यहां पर VL की जगह मैं क्या लिख दूंगा IXL। तो आप यहां से देख सकते हो बच्चे, तो V स्क्वायर बराबर VR की जगह क्या रखा IR। तो VR स्क्वायर क्या हो जाएगा I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर XL का स्क्वायर जब हम इसका स्क्वायर करेंगे। तो बच्चों यहां से I स्क्वायर जो है दोनों में कॉमन आ रहा है, तो दोनों में कॉमन आ रहा है I स्क्वायर मैं नीचे ले आया। देखो बच्चों कुछ भी नहीं है, अगर मैं यहां से बताऊं आपको V स्क्वायर बराबर में I स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा R स्क्वायर प्लस एक्सल का स्क्वायर, यही तो बच रहा है ना। तो मैंने यहां से क्या लिया आई स्क्वायर को नीचे ले आया, तो वी स्क्वायर बाई आई स्क्वायर बचा क्या आर स्क्वायर प्लस एक्सल स्क्वायर, और वी बटा आई क्या होता है बच्चे जेड। तो यहां से जेड मेरा क्या आ जाएगा देखते जाओ, जेड स्क्वायर देखो वी स्क्वायर बाई आई स्क्वायर था ना, तो जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सल। तो यहां से आप लिख सकते हो वी बाई आई बराबर होता है जेड, तभी आपने वी स्क्वायर बटा आई स्क्वायर को जेड स्क्वायर लिखा है। तो जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सल स्क्वायर, तो जेड निकालेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। बस आपको यही चीज आपको याद रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से रखना ठीक है। यहां जो आपका रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सल स्क्वायर आया है वो परिपथ की क्या है प्रतिबाधा, मतलब इंपीडेंस, जिसे Z से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है ओम। तो बच्चों मैंने आपको पहले काफी बार बताया है कि R जो प्रतिरोध होता है उसका मात्रक भी ओम होता है, एक्सल जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है उसका भी मात्रक ओम होता है, XC जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है उसका भी मात्रक ओम होता है, ठीक है ना। परिपथ के वेक्टर आरेख में विद्युत धारा के पश्चगामी कोण को फाई द्वारा दर्शाया गया है।
तो बच्चों जो कोण होता है, एंगल होता है, उसको हम फाई से ही दर्शाते हैं, चाहे वो अग्रगामी है चाहे वो पश्चगामी है। तो आरएल सर्किट में तो आपको पता है क्या होता है बच्चे, लैगिंग होता है ना, तो उसको बोलते हैं पश्चगामी। पश्चगामी को क्या बोलते हैं, लैगिंग, ठीक है ना। और प्रतिबाधा जो होता है वो इंपीडेंस होता है। ये थोड़ा सा ना आप लिख लिया करो हिंदी इंग्लिश दोनों में, क्योंकि बच्चे कई बार वहां पर इंपीडेंस हिंदी में लिखा आ जाता है, ठीक है ना। तो शक्ति गुणांक जो पावर फैक्टर होता है कोस फाई से प्रदर्शित करते हैं, और जो किसके बराबर होता है, आर बाई जेड के। तो शक्ति व्यय जो पावर आपकी कंजम्पशन होती है वो क्या है, P बराबर वी आई कोस फाई। तो बच्चे यहां पर एक नोट करने वाली बात यह है कि श्रेणी आरएल परिपथ का टाइम कांस्टेंट जिसको समय स्थिरांक बोलते हैं वो L बाय आर होता है। और टाइम कांस्टेंट जो समय स्थिरांक है उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ये आपका जो सिंबल बना हुआ है बाय L बाय आर। तो बच्चों ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। तो L बाय आर जो है वो किसका समय स्थिरांक होता है, आरएल परिपथ का टाइम कांस्टेंट। तो इस तरीके से आपके पास इसके अंदर तीन चीजें आती है। एक तो जब आप सप्लाई वोल्टेज निकालते हो तो वेक्टर सम लोगे बच्चों किस किस का, जो आपका आर की वोल्टेज है प्रतिरोध की और एल की वोल्टेज है वीएल। तो उनका हमने क्या करके क्या निकाल लिया बच्चे, वी सप्लाई वोल्टेज निकाल लिया और वहीं से हमने जेड निकाल लिया। तो जेड निकालने के बाद अगर मैं देखूं तो कोस फाई आर बाय जेड ये आपको पता ही है, और कोण क्या होगा, लैगिंग, ठीक है। और पावर का फॉर्मूला क्या होगा, वी आई कोस फाई, और आपका टाइम कांस्टेंट जो है वो क्या होता है बच्चे, एल बाय आर। इतना पता चल गया, ओके। नेक्स्ट बच्चों जो श्रेणी आरसी परिपथ है इसके अंदर क्या है, ध्यान से देखिए। श्रेणी आरसी परिपथ जिसको सीरीज आरएल सर्किट बोलते हैं। तो बच्चों सीरीज जो आरएल सर्किट होता है, अब आरसी सर्किट पढ़ रहे हैं हम, तो इसके अंदर क्या आएंगे, दो कंपोनेंट रजिस्टर और कैपेसिटर। तो यहां पर देखिए आर लगा दिया और सी लगा दिया, और दोनों को सप्लाई के श्रेणी क्रम में लगा दिया। इसका मतलब ये कौन सा सर्किट बन गया, आरसी सर्किट, जिसको सीरीज आरसी सर्किट क्यों बोला है, क्योंकि सप्लाई के सीरीज में लगा हुआ है। तो बच्चों आर जो है उसका वोल्टेज होगा वी आर, और सी जो है इसका वोल्टेज क्या होगा, वी सी। तो ये आपका इसका सर्किट डायग्राम हो गया कि जब हम आर और सी को सप्लाई के श्रेणी क्रम में संयोजित कर देते हैं तो वह श्रेणी आरसी परिपथ कहलाता है, ठीक है। अब बच्चों यहां पर देखिए इसका डायग्राम ऐसा क्यों बना, क्योंकि इसके अंदर आई जो है ना वो क्या करता है बच्चों, लीड करता है वोल्टेज से 90 डिग्री। अगर मैं शुद्ध परिपथ की बात करूं तो क्यों करता है बच्चों, मैं आपको बताऊं कि कैपेसिटर के केस में आपका 90 डिग्री लैग करता है कौन, वोल्टेज, और या फिर करंट कहोगे तो क्या करता है, लीड करता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, कैपेसिटर जो स्टार्टिंग में होता है उसके अंदर चार्ज होता है जीरो चार्ज होता है। अब उसको चार्ज होने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो बच्चों जब चार्ज वो जैसे जैसे आवेशित होता है तो आपको पता है कि वहां से इलेक्ट्रॉन प्रवाह होना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो धारा बननी स्टार्ट हो जाती है। परंतु उस समय वोल्टेज का मान 0 डिग्री होता है। तो बच्चों जैसे वो वोल्टेज बनती है तो धारा उसके 90 डिग्री क्या होती है, लीड में होती है। इसलिए बोला जाता है कि कैपेसिटर के अंदर हमेशा जो है वो धारा वो 90 डिग्री लीड करती है, और वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री क्या करती है, लैग करती है। तो आप इस डायग्राम को ऐसा भी बना सकते हो, देखो इस डायग्राम से क्या पता चल रहा है ऊपर वाले से, कि V है वो I से 90 डिग्री पीछे है। और अगर मैं इसका उल्टा बनाऊं, ये VC हो गया और ये हो गया I, तो मैं इसमें कहूंगा कि I मेरा 90 डिग्री वोल्टेज से आगे है। तो बात तो एक ही है ना, इसमें वोल्टेज पीछे थी I से तो I बड़ा हुआ, इसमें I बड़ा है VC से। तो सीधी सी बात है, इन और इन डायग्राम में कोई फर्क नहीं है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि आरसी सर्किट के अंदर जो कैपेसिटर है उसमें जो धारा है वो वोल्टेज से 90 डिग्री क्या करती है, लीड करती है। और ये 90 डिग्री का एंगल तभी बनेगा जब उसका शुद्ध आरसी सर्किट होगा, कोई लॉसेस नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चे, ये आई है और ये क्या है, V, ये आई ये V। तो मैंने इसका रिजल्टेंट सम निकाल दिया। तो आपको पता है ना, जब ये V है तो बच्चों ये आपकी कौन सी हो जाएगी, वोल्टेज VC हो जाएगी,
कौन सी वोल्टेज? वीसी वोल्टेज। और ये कौन सी वोल्टेज होगी बच्चों? ये तो आपको पता है, कौन सी? वीआर। और ये कौन सी? वीसी। अब वीआर वीसी पता है तो यहां से बच्चे कौन सी वोल्टेज आ जाएगी? सप्लाई वोल्टेज वी, जिसका रिजल्टेंट सम आ जाएगा। तो उसी तरीके से एल की तरीके से, तो यहां पर क्या हो जाएगा? वी आर स्क्वायर प्लस वीसी का स्क्वायर। तो यहां पर क्या निकल के आ जाएगी? रिजल्टेंट सप्लाई वोल्टेज। तो कोई इसके अंदर बड़ी चीजें नहीं है जो आप क्या है मतलब परेशान होते रहते हो। बस ध्यान रखिए कि जो कैपेसिटर है उसके अंदर आई 90 डिग्री लीड करेगा किससे? वोल्टेज से। और अगर ये दूसरी बात कहूं तो मेरा ये कह सकता हूं कि इसमें वोल्टेज जो है वो लैग करेगी किससे? धारा से। बात तो एक ही है ना बच्चों कि हम ये कह देते हैं कि राम श्याम से बड़ा है, तो बड़ा कौन है बच्चे? राम। और मैं कह दूं श्याम राम से छोटा है, तो भी कौन बड़ा हुआ? राम बड़ा हुआ ना। तो बात वही है, ठीक है ना। इस परिपथ में प्रतिरोधक आर तथा संधारित्र सी श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। तो आर और सी दोनों किसमें होते हैं बच्चे? श्रेणी क्रम में, ठीक है। आर परिपथ में जुड़े प्रतिरोधक तथा संधारित्र व संयोजक तारों के प्रतिरोधक को दर्शाता है। तो बच्चों जो आर है वो किस किस का प्रतिरोध दर्शाएगा? एक तो आर का, और संधारित्र मतलब सी का। तो इनका प्रतिरोध को कौन दर्शाएगा? वो आर ही दर्शाएगा। इस परिपथ में विद्युत धारा के वोल्टेज से अग्रगामी कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है। तो इसमें बोला है बच्चों कि विद्युत धारा का वोल्टेज से जो अग्रगामी का कोण होता है ना 90 डिग्री। मैंने आपको एक ही बात बोली थी कि 90 डिग्री का एंगल तभी बनेगा जब इसके अंदर आर को हम जीरो कर देंगे, मतलब हम प्योर इंडक्टिव सर्किट लेके चलेंगे, है ना। तो बच्चों यहां पर ऐसा कभी नहीं होता कि प्योर सर्किट होता है। प्योर कभी कोई चीज नहीं होता। हर वस्तु का कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होता है, और कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा तो बच्चों उसके अंदर ड्रॉप भी होगा, और फिर वो 90 डिग्री ना रह के कुछ ना कुछ कम होगा। इसलिए बोला गया है इस परिपथ में विद्युत धारा के वोल्टेज से अग्रगामी का कोण मान 90 डिग्री से कम होता है। कम क्यों होता है? आर की वजह से, ठीक है ना। हाँ, प्योर होगा तो उसके अंदर 90 डिग्री कंप्लीट होगा। अब इसके कुछ फैक्टर्स हैं, देखिए। इसके शक्ति गुणांक कोस फाई का मान परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। यह बात मैंने आपको आरएल सर्किट में भी बताया था कि बच्चों प्रतिरोध पर तो निर्भर करेगा ही करेगा। देखो अगर प्रतिरोध ना होता, अगर बच्चे प्रतिरोध ना होता तो शक्ति गुणांक हमारा इकाई होता कि नहीं होता। अगर हम कहते प्योर सर्किट है, परंतु प्योर कहां पर है? उसके अंदर प्रतिरोध है, उसी वजह से तो दिक्कत आ रही है, और प्रतिरोध के कारण ही दिक्कत आ रही है, ठीक है ना। तो बच्चों आर पर डिपेंड करेगा ही करेगा। परिपथ में वीआर क्या है? प्रतिरोध, जिसमें आर में वोल्टेज ड्रॉप है। वीसी धारितीय प्रतिघात, एक्सी में वोल्टेज ड्रॉप है। और वी आपका प्रयुक्त वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान है। वर्ग माध्य मूल मतलब रिजल्टेंट जो वोल्टेज निकाल रहे हैं सप्लाई, वो है, ठीक है। और आई क्या है? लाइन धारा का वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है। तो वेक्टर चित्र के समकोण त्रिभुज ओ ए आर में परिपथ का इंपीडेंस, तो आप यहां से देख सकते हो ओ ए आर। तो बच्चों ओ ए और आर, ठीक है ना। यहां पर अगर मैं कहूं तो समकोण त्रिभुज अगर बनाने को तो आप ये बना दो, ये लो समकोण त्रिभुज बन गई है। और कौन सी समकोण? ये अगर मैं 90 डिग्री की बात करूं बच्चों, ये अगर वीसी है तो ये भी वीसी है। देखो यहां पर लिख दिया ना, इसको डॉटेड से दर्शा देना। तो ये आपकी कौन सी बन गई? ओ ए आर। तो बच्चों ये आपकी जो बनाई है उसने समकोण त्रिभुज बना दी। तो इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ओ ए आर, ठीक है ना। अब यहां से मैं आपको पहले ही बता चुका था कि वी आर का स्क्वायर और प्लस वीसी का स्क्वायर, इनका जो रिजल्टेंट सम होगा वो वी के बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूं कि वी स्क्वायर बराबर वी आर स्क्वायर प्लस वीसी स्क्वायर। तो यहां से मैं लिखना चाहूं तो वही चीज तो लिखी है, वी स्क्वायर बराबर वी आर स्क्वायर प्लस वीसी स्क्वायर। तो यहां से वी स्क्वायर, और बच्चे वी आर को लिखते हैं आई आर, तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया। और वीसी को मैंने आपको बोला था आई तो आई रहेगा श्रेणी के अंदर, परंतु इसका जो रिएक्टेंस होगा वो क्या होगा? एक्सी। तो ये देखिए आई स्क्वायर एक्सी स्क्वायर, क्यों? क्योंकि बच्चों ये स्क्वायर है ऊपर, तो आई का स्क्वायर आई स्क्वायर और एक्सी का स्क्वायर एक्सी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो गया? आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एक्सी स्क्वायर। अब यहां से कॉमन क्या आएगा? आई स्क्वायर। अगर आई स्क्वायर दोनों में कॉमन आ गया तो वी स्क्वायर
बराबर अगर मैं आई स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो अंदर मेरे पास बच जाएगा क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये बच गया। और यहां से आपको पता है तो अगर मैं आई स्क्वायर इधर ले आऊं, वी स्क्वायर बाई आई स्क्वायर, तो बराबर में आ गया आर स्क्वायर प्लस में एक्सी का स्क्वायर, और वी स्क्वायर बाई आई स्क्वायर क्या होता है, जेड स्क्वायर। तो यहां से मैं कहूं जेड स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर प्लस में एक्सी का स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इसकी प्रतिबाधा का मान आ गया। और ये बच्चों आगे लिखा होगा, मैं आपको दिखा देता हूं, ये रहा, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या लिखा है कि जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और जेड निकालेंगे तो रूट लग जाएगा ऊपर और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यही चीज मैंने आपको यहां पर बताई थी, जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जेड निकालेंगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट। तो यहां पर जो रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है वो परिपथ की प्रतिबाधा है, जिसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक बच्चे क्या होता है, ओम। एक्सी, एक्सएल, आर सभी का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो परिपथ के वेक्टर आरेख में विद्युत धारा के अग्रगामी कोण को किससे दर्शाते हैं बच्चे, फाई से। शक्ति गुणांक आपको पता है, कोस फाई बराबर क्या होगा, आर बाई जेड, और शक्ति व्यय P बराबर वी आई कोस फाई, ये तो सेम फैक्टर है। बच यहां पर आपको नोट करना पड़ेगा बच्चे, श्रेणी आरसी जो परिपथ है उसका जो टाइम कांस्टेंट है, समय स्थिरांक, वो क्या होता है, आरसी होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आरसी जो श्रेणी सर्किट है, सीरीज सर्किट, उसका टाइम कांस्टेंट होता है, तो वो बच्चों आपको पता है क्या होता है, आरसी। और श्रेणी आरएल परिपथ का क्या होता है बच्चे, आरएल, ठीक है ना। तो ये जो आपका आरएल था और आरसी था, तो इन दोनों को बच्चों आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं इसकी प्रश्नोत्तरी पर। तो बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और जल्दी से मेरे को आंसर बताइए इसका क्या होगा। हाँ जी, तो इसका आंसर बच्चा क्या आएगा, अभी मैंने आपको बताया था ना। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है कि आरएल जो श्रेणी परिपथ है उसमें समय स्थिरांक होता है। तो समय स्थिरांक बच्चों मतलब टाइम कांस्टेंट पूछा आपसे, क्या पूछा है, टाइम कांस्टेंट। तो मैंने अभी आपको बताया था जब आपको पढ़ा रहा था कि श्रेणी जो आरएल परिपथ है उसके अंदर टाइम कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, एल बाई आर होता है। क्या होता है, एल बाई आर। अब आर बाई एल याद मत रखना, आर बाई एल था बच्चों श्रेणी आरएलसी परिपथ में बैंडविड्थ होती है, तो यहां पर एल बाई आर करोगे क्या, ए ऑप्शन। तो श्रेणी आरएल परिपथ में समय स्थिरांक का मान क्या होगा, एल बाई आर। तो बच्चों ऑप्शन कौन सा आ जाएगा इसका, ए ऑप्शन। ना आर बाई एल होगा, ना आर एल होता है, और ना आर स्क्वायर एल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी आरएल परिपथ में आर का मान है 10 ओम, एल का मान है 20 हेनरी, तो समय स्थिरांक पूछा है। अभी मैंने आपको बताया था कि समय स्थिरांक जो होता है इसके अंदर वो क्या होता है बच्चे, एल बाई आर होता है। क्या होता है, एल बाई आर, ये पता है ना। अब बच्चों यहां से अगर मैं समय स्थिरांक निकालता हूं तो एल का मान कितना है, 20 हेनरी, ठीक है, और आर कितना है बच्चों, 10, तो 10 दूना 20, और समय किसमें होता है, सेकंड में। तो इसका जो समय स्थिरांक आएगा वो कितना आएगा, 2 सेकंड। समझ में आ रही है ना बात। तो बच्चों यहां से आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 2 सेकंड। ये 25 नहीं है बच्चों, ये एस है, ठीक है ना। तो ये आपका एस है, ये 25 नहीं है, ये सारे एस है। तो ये 2 सेकंड आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बस आपको ध्यान रखना है कि समय इसका जो टाइम कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, एल बाई आर। ये देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया भी था कि इसका टाइम कांस्टेंट क्या होता है, फिर भी आपको दिखा देता हूं। ये रहा टाइम कांस्टेंट क्या होता है, एल बाई आर। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है ना। कहीं पर आप कहीं गलत कर दो इस क्वेश्चन को गलत मत कर देना। तो इसका जो टाइम कांस्टेंट एल बाई आर है, तो एल का मान है 20 हेनरी, आर का मान कितना है 10 ओम, तो 20 बटा 10 करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 सेकंड। अब कई बार बच्चे आर बाई एल लगा देते हैं 10 बटा 20, तो 1 बटा 2 0.5 भी ऑप्शन के अंदर है, तो ये गलत मत करना, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्रेणी आरसी परिपथ में समय स्थिरांक होता है। अब आरसी परिपथ के अंदर टाइम कांस्टेंट होता है आरसी। क्या होता है, आरसी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो बी आ जाएगा, ना ए होगा, ना सी और ना डी। अब जो टाइम कांस्टेंट होता है ना आरसी, बच्चों एक बात और ध्यान से मैं बताता हूं बहुत ही अच्छी, ये आपका जो होता है ना आर टोटल होता है और सी टोटल होता है, ये ध्यान रखना। आर टोटल इंटू सी टोटल होता है ये, ठीक है ना, आर सी होता है। तो टाइम कांस्टेंट इसका क्या हो जाएगा, आर सी। नेक्स्ट, श्रेणी आरएल परिपथ में आर बराबर 9 ओम है और एक्सएल बराबर 12 ओम है, तो प्रतिबाधा का मान होगा, जेड निकालना है। तो जेड बराबर बच्चों होता क्या है इसका, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल का स्क्वायर, यही होता है ना। तो इसके अंदर अगर मैं वैल्यू रखूं तो जेड बराबर रूट के अंदर आर स्क्वायर, आर कितना है बच्चों 9 का स्क्वायर प्लस में एक्सएल कितना है 12 का स्क्वायर। तो आपको पता है 9 का स्क्वायर होता है 81 और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो ऊपर आपका रूट, तो जेड बराबर 144 और 81 कितना होता है 225 और 225 का कितना आ जाएगा बच्चों 15 और जेड का मात्रा क्या होगा ओम। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 15 ओम, मतलब सी ऑप्शन। तो इसको डायरेक्ट मत जोड़ देना, 12 और 9 21, 12 में से 9 गए 3, तो ये सारे बच्चों गलत ऑप्शन है। तो आपका जो निकाला जाता है जेड वो रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर से निकालते हैं अगर आपका परिपथ कौन सा है, आरएल परिपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, श्रेणी आरसी परिपथ में प्रतिबाधा मतलब जेड का मान दे रखा है बच्चों 5 ओम, ठीक है, और प्रतिरोध मतलब आर का मान दे रखा है 3 ओम, और पूछा क्या है कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी पूछा है। तो आपको पता है यहां पर अब उसने उल्टा पूछ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो इतना पता है कि जेड स्क्वायर बराबर में क्या होता है आर स्क्वायर प्लस में एक्सी स्क्वायर, ये मैंने आज ही आपको फॉर्मूला ड्राइव करवाया है। तो बच्चों इसके अंदर अगर मैं वैल्यू रखूं तो जेड स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और एक्सी तो हमें निकालना है, ठीक है। तो पंजू 25, 3 तिया 9 प्लस एक्सी का स्क्वायर, ये आ गया ना। अब हम इसको कैसे करेंगे देखिए, तो बच्चों यहां से अगर मैं बात करूं तो 25 और 9 इधर आ जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा एक्सी का स्क्वायर। तो 25 माइनस 9 16, तो एक्सी स्क्वायर बराबर में आ गया 16। तो एक्सी का मान बच्चों कितना आ जाएगा रूट 16, मतलब कितना 4 ओम। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 4 ओम आ जाएगा। तो बच्चों इसमें ऑप्शन कौन सा आ जाएगा बी। और वैसे भी अगर मैं बताऊं ना 5 और 3 है, तो बच्चों 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, किस किस का 3 4 5, तो ये ध्यान रखना। तो इसके अंदर जेड देखकर और आर देखकर फिर एक्सी पूछ रहा है, तो बच्चों ये ध्यान रखना। तो हमें फॉर्मूला पता है जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, वैल्यू पुट किया हमारे पास एक्सी आ गया कितना 4 ओम। नेक्स्ट, अब देखिए बच्चों यहां से ये आपको एक डायग्राम दिया हुआ है और पूछा क्या गया दिखाए गए चित्र में समय स्थिरांक का मान होगा। पहली बात इसके अंदर आर और सी लगे हुए हैं, तो कौन सा सर्किट है ये आरसी सर्किट है। और मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि आरसी सर्किट में समय स्थिरांक जो होता है वो होता है आर टोटल इंटू सी टोटल, यही बताया था ना, आर टोटल इंटू सी टोटल, मतलब आरसी तो होता है परंतु आर टोटल और सी टोटल, जब 2 आर 2 सी हो तो उसका हम क्या करते हैं परिणामी प्रतिरोध और परिणामी कैपेसिटेंस निकालते हैं, फिर इसका आंसर जो है वो हम निकाल देंगे। तो बच्चों सबसे पहले मैं अगर आपसे कहूं तो यहां पर आर और आर किसके अंदर है समांतर के अंदर है। समांतर के अंदर बच्चे क्यों हैं, क्योंकि अगर यहां से कोई धारा जाएगी तो कुछ इसके अंदर जाएगी कुछ इसके अंदर जाएगी, धारा बंट जाएगी। और धारा कहां बंटती है बच्चे पैरेलल के अंदर, समांतर के अंदर। श्रेणी में तो धारा समान होती है। तो बच्चों यहां से आर और आर मतलब आर टोटल निकालूं मैं, तो मेरा आर और आर का क्या आ जाएगा R/2, पता है ना R/2। जब दो प्रतिरोध समान मान के समांतर क्रम में होता है तो इसका परिणामी प्रतिरोध आधा हो जाता है, तो R/2। और जिसको नहीं पता वो क्या करेगा R1 इंटू R2 डिवाइड R1 प्लस R2, R इंटू R डिवाइड
2r, तो वहां से भी निकाल सकते हो। और यहां पर बच्चों C टोटल निकालेंगे तो C टोटल कितना आ जाएगा, पैरेलल के अंदर कैपेसिटर क्या होता है, जुड़ जाता है, तो C प्लस C कितना हो जाएगा बच्चों, 2C। अब इनका मान इसके अंदर रख लेते हैं तो हमारे पास देखते हैं क्या आता है। R टोटल कितना आया, R/2, और C टोटल कितना आया, 2C। तो यहां से बच्चों 2 से 2 कट गया, तो टाइम कांस्टेंट क्या आ गया मेरा, RC। तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो RC कौन सा है बच्चों, डी ऑप्शन। तो ना तो R/C होगा, ना R²/C, ना 2RC। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा RC। तो आपको करना क्या होता है, इसका टोटल प्रतिरोध निकालना होता है, टोटल कैपेसिटेंस निकालना होता है, वो हमने निकाल लिया। तो पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस है बच्चे, दो जो समान मान के हो तो आधा हो जाता है R/2, और यहां से C और C जुड़ गया 2C। तो मैंने यहां पर मान रख दिया, तो मेरा टाइम कांस्टेंट क्या आ गया, RC। ठीक है, इस तरीके का हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, अब इसके अंदर ये सर्किट बना हुआ है, तो बच्चों इसमें निकालना क्या है, समय स्थिरांक इसके अंदर निकालना है। तो वही बात हो जाएगी, R टोटल इंटू C टोटल, ये हमें निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर R टोटल निकालेंगे। तो R टोटल हम करेंगे तो बच्चे इसका क्या आ जाएगा, R और R का R/2 है ना। अगर मैं R टोटल निकालूंगा तो इस भाग का तो R और R R/2 आ जाएगा, और फिर इसके श्रेणी में लगा हुआ है एक R और। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो 2R प्लस R 3R/2 आ जाएगा, 3R/2 ओम क्या आ गया, R टोटल। और C आपको दिया हुआ है बच्चों, C टोटल कितना दिया हुआ है, 4C/3, ये तो दिया हुआ है। तो इसकी अगर मैं वैल्यू यहां पर रखूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टाइम कांस्टेंट RT कितना आया है, 3R/2, और CT कितना आया है, 4C/3। तो बच्चों यहां से जो कट रहा है उसको काटिए, 3 से 3 कट रहा है, और 2 दूना 4, तो 2RC आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है ना, ये 2 आ गया और 2RC, मतलब आपका 2RC क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो 2RC आपका आंसर, ना तो RC होगा, ना 3/2, ना 2/3। तो ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। तो बच्चों जब भी एक प्रतिरोध से ज्यादा प्रतिरोध लगे हो तो उसका परिणामी प्रतिरोध निकाल लिया करो। तो यहां पर R और R का जो है, इस इतने भाग का ये आ गया R/2। आपको पता ही है, समान मान के दो समांतर में लगे हो। अब R/2 एक बन गया, और फिर आपका R था, तो इसका मैंने R/2 और R को जोड़ दिया, इसके नीचे 1 लगा लिया करो, ठीक है ना। तो बच्चों यहां से एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और R है तो यहां पर 2R और R 3R/2। तो आपका R टोटल आ गया 3R/2, और C टोटल आपको दिया हुआ था 4C/3। तो मैंने इसके अंदर वैल्यू रखा, तो मेरा टाइम कांस्टेंट कितना आ गया, 2RC। ठीक है, नेक्स्ट। तो बच्चों इस प्रकार से हमने सीरीज एसी सर्किट, जिसके अंदर आपको आरएल सर्किट और आरसी सर्किट के बारे में बताया। आई होप बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। मैंने इसके साथ प्रश्नोत्तरी को भी ऐड किया है। तो बच्चों जो सीरीज आरएल सर्किट है, सीरीज आरसी सर्किट है, सीरीज आरएलसी सर्किट है और पैरेलल आरएलसी सर्किट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम व्यू के पर्पज के हिसाब से। तो बच्चों इसके ऊपर जितना ज्यादा आप अच्छे से करोगे, ध्यान लगाओगे, उतना ही अच्छा होगा। तो बच्चों लाइक और सब्सक्राइब जरा सा ठोक के कर दीजिए, ताकि हमें भी पता चल जाए कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है ना, कितना आप इसको लाइक कर रहे हो। और YouTube चैनल पर भी अपने फ्रेंड्स है, जितने भी रिश्तेदार हैं, उनको बोलिए कि dlife.fun पर आप टाइप करके YouTube पर ITI की वीडियो देख सकते हो डेमो के तौर पर। उसके बाद आप डाउनलोड भी कर सकते हो D-Life ऐप को गूगल पर, प्ले स्टोर पर, ठीक है ना। और ज्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट को विजिट कर सकते हो www.dlife.fun पर। तो बच्चों अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। आप क्वेश्चन को बनाते रहिए, कोई भी डाउट है हमसे शेयर जरूर कीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।